अब यूपी टेट पास करना हुआ और भी आसान। यूपी टेट पास करने का सबसे सटीक और रामबाण तरीका, आइए जानते हैं हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रेस पर। दोस्तों, यूपी टेट सी टेट क्वालिफाई करने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या और कहां कहां से पढ़ते हैं, जबकि यूपी टेट पास करना इतना आसान है आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, मैं आपसे अपनी स्ट्रेटजी शेयर करता हूं, कैसे मैंने यूपी टेट 2 बार पास किया और 125 नंबर लाए, सी टेट 2 बार क्वालिफाई किया और 118 नंबर लाए, रीट क्वालिफाई किया और 128 नंबर लाए। इसकी प्रूफ मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा सी टेट का रिजल्ट है। ठीक, नाम देख लीजिए शैलेश कुमार सिंह और मेरा नंबर देख लीजिए 118 नंबर। ठीक ठीक ऐसे ही मैं आपको अपना यूपी टेट का रिजल्ट दिखाता हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, नाम देख लीजिए शैलेश कुमार सिंह, मेरा रिजल्ट देख लीजिए 125 नंबर। ठीक, ऐसे मैं आपको अपना रीट का रिजल्ट दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, नाम देख लीजिए शैलेश कुमार सिंह और मेरा अंक देख लीजिए 128 नंबर। दोस्तों, मैंने अलग से ना कोई इसकी तैयारी की, ना ही कोई कोचिंग किया, ना ही कहीं और से पढ़ाई की। मैंने यूट्यूब से पढ़ाई की, प्रीवियस ईयर पर पूरा फोकस रखा। मैंने प्रीवियस ईयर को 3 से 4 बार अच्छे से पढ़ाई की। दोस्तों, मेरी आपसे भी यही सलाह है, अगर आप प्रीवियस ईयर पर पूरा फोकस करते हैं, 3 से 4 बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि आप कहीं से और नहीं पढ़ रहे हैं, फिर भी आप 120 अंक बड़ी आसानी से ला सकते हैं। दोस्तों, जैसा आप देखे होंगे कि यूपी टेट 2022 में किस प्रकार से यूपी टेट 2017 का पेपर हूबहू रिपीट कर दिया था, ऐसे ही प्रत्येक यूपी टेट के पेपर में हमेशा से ही प्रीवियस ईयर के प्रश्न आते रहे हैं। ठीक दोस्तों, आप सबको यूपी टेट 2023 क्वालिफाई कराने का संकल्प लेकर हम लोगों ने शुरू किया है यूपी टेट प्रीवियस ईयर की सीरीज, जिसमें आपको सभी विषय की प्लेलिस्ट बनाकर दी जाएगी। आप बार बार इसको देखिए और अपनी तैयारी मजबूत बनाइए। आज शुरू करते हैं आज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। ठीक, आज का हमारा पहला प्रश्न है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं। दोस्तों, यहाँ पे बात किया है कोहलर का। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अब प्रेरणा के सिद्धांत से, अधिगम के सिद्धांत से, व्यक्तित्व के सिद्धांत से, या फिर विकास के सिद्धांत से। दोस्तों, कोहलर का संबंध है गेस्टाल्टवाद से, जिसे समग्रवाद भी कहा जाता है। ठीक, समग्रवाद ये अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। हमारा दूसरा प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। दोस्तों, मैकडूगल ने 14 प्रकार की कुल मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा होता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान, जिसे इंग्लिश में ब्रेन स्टॉर्मिंग कहा जाता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है कि जब आपके समक्ष कोई भी समस्या प्रस्तुत होती है, तो उससे जुड़ी हुई आप कई विचार एक साथ आपके मन में आने लगती हैं, जिसे कहा जाता है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग या फिर मानसिक उद्वेलन प्रतिमान। इसका सही उत्तर होगा समस्या समाधान। निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था। दोस्तों, आपको पता होगा कि महान मनोवैज्ञानिक थे पावलोव, जो शुरुआत में जो है एक बायोलॉजी के विद्वान थे। इन्होंने 1906 में कुत्ते के लार पर परीक्षण किया, जिसके लिए उन्हें 1906 का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। हमारा चौथा प्रश्न है, अगला प्रश्न है, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं। मौलिकता का संबंध हमारे होता है सृजनात्मकता से। सृजनात्मकता वह होता है जब भी हम किसी भी नई वस्तु, किसी भी नए विचार या फिर किसी भी नई चीज़ का जन्म देते हैं, फिर निर्माण करते हैं, उसे सृजनात्मकता कहा जाता है। ऐसे बालक जो सृजनात्मकता करते हैं उन्हें सृजनशील कहा जाता है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, युयुत्सा है। दोस्तों, मैकडूगल 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताए थे, उसमें से एक था युयुत्सा। युयुत्सा एक मूल प्रवृत्ति है। युयुत्सा का मतलब होता है कि
युद्ध के लिए तैयार रहना, या फिर युद्ध लड़ने वाला, या फिर कह सकते हैं कि युद्ध प्रियता रखने वाला। ठीक, जो युद्ध लड़ता है, युद्ध लड़ने की इच्छा रखता है, उसे युयुत्सु कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। दोस्तों, बालक जिस समाज में पैदा होता है उसी समाज की अच्छाइयों बुराइयों को अपनाता है और अपना व्यक्तित्व का निर्माण करता है। ठीक, जिससे हम कह सकते हैं कि बालक के विकास को सामाजिक परिवेशजन्य तत्व प्रभावित करते हैं। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, इसको सेट कर लेते हैं थोड़ा। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है। दोस्तों, शारीरिक विकास का नियम। दोस्तों, शारीरिक विकास के वैसे तो कई नियम होते हैं, लेकिन इसमें है द्रुतगामी विकास का नियम, यह एक शारीरिक विकास का नियम है। मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, यह व्यक्तिगत विभिन्नता का हो जाता है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, पूछा यहाँ पे। विकास का सिद्धांत नहीं है। समान प्रतिमान का सिद्धांत है, परस्पर संबंध का सिद्धांत है, निरंतर विकास का सिद्धांत है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, यह दोस्तों एक सीखने का सिद्धांत है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया। दोस्तों, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं नवीन योग्यताएं, यह कथन है हरलॉक का। ठीक दोस्तों, आपको जितने भी कथन मिलते हैं उसे एक अलग पेज पे लिखते हुए चलना चाहिए, ताकि आप लास्ट में एक बार अच्छे से रिवीजन कर सकें और आप एग्ज़ाम में उसका उपयोग कर सकें। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है। दोस्तों, इसका उत्तर होगा प्रत्यक्षीकरण। ठीक, प्रत्यक्षीकरण संवेदना को अर्थ प्रदान करता है। जैसे पूर्व प्रत्यक्षीकरण का अर्थ संवेदनाओं के अर्थ की व्याख्या करना है। प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया में केवल किसी वस्तु का परिचय ही नहीं होता है, बल्कि उस विषय में ज्ञान प्रदान करना है, फिर उस विषय के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सीखने में प्रयास व भूल। सीखने में प्रयास व भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। एक महान मनोवैज्ञानिक हुए थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं भूल का सिद्धांत दिया। इसके इन्होंने 3 नियम बनाए हैं। पहला है तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। ठीक, अगला प्रश्न, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होगा। बुद्धि लब्धि, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि। दोस्तों, मनोवैज्ञानिक थे स्पीयरमैन, उन्होंने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण किया है। उन्होंने बताया था कि 90 से 109, कहीं कहीं पे आपको मिल जाएगा कि 90 से 110 बुद्धि लब्धि वाले बालक औसत बुद्धि वाले बालकों की श्रेणी में आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन तरल कृष्णीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे। दोस्तों, कैटल, यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा रेमंड कैटल। रेमंड कैटल तरल कृष्णीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे। रेमंड कैटल एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जिन्हें मानव बुद्धि और उनके प्रसिद्ध 16 पर्सनालिटी फैक्टर 16 PF जिसे कहते हैं 16 पर्सनालिटी फैक्टर पर्सनालिटी को समझने के लिए महत्वपूर्ण योगदान हेतु जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। यह एक ही बहुत पॉपुलर सिद्धांत है, अधिगम का सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन किया था स्किनर ने। दोस्तों, इस सिद्धांत में स्किनर ने एक चूहे को एक बॉक्स लिया था जिसका नाम रखा था स्किनर बॉक्स। इसमें चूहे को बंद कर रखा था, उसमें एक लीवर लगा था। जब चूहा उस लीवर को दबाता है तो उसे भोजन की प्राप्ति हो जाती है। ठीक, तो चूहा बार बार भोजन की प्राप्ति के लिए उस लीवर को दबाता है, जिससे इसका प्रतिपादन इन्होंने किया क्रिया प्रसूत अधिगम के सिद्धांत में। अगला प्रश्न, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। दोस्तों, ब्लूप्रिंट का नाम अक्सर आप सुनते होंगे कि किसी भी कार्य योजना
का निर्माण जब किया जाता है तो उसके लिए सबसे पहले एक रूपरेखा तैयार की जाती है। उसी रूपरेखा को हम कहते हैं ब्लूप्रिंट। ठीक, तो इसका महत्वपूर्ण घटक है परीक्षण निर्माण का। यह परीक्षण निर्माण का एक महत्वपूर्ण घटक है ब्लूप्रिंट। अगला प्रश्न, विकास की पूर्व संक्रियावस्था किसने दी थी? विकास की पूर्व संक्रियावस्था दोस्तों, विकास की 4 अवस्थाएं दी थी जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी। पहली थी संवेदीगामक अवस्था, दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? MPPI परीक्षण, यहाँ पे P का अर्थ है P फॉर पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व। ठीक, MPPI परीक्षण का उपयोग पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व मापन में किया जाता है। अगला प्रश्न, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? दोस्तों, अधिगम के लिए सर्वाधिक आवश्यक, अब प्रेरणा की भी आवश्यकता होती है, निर्देश की भी आवश्यकता होती है, रुचि की भी आवश्यकता होती है, लेकिन परिपक्वता के अंतर्गत ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। जो बालक जितना परिपक्व होगा वह चीज़ों को उतनी आसानी से समझ सकेगा और उतनी जल्दी उस चीज़ों को सीख सकेगा, इसलिए इसका उत्तर होगा परिपक्वता। हमारा अगला प्रश्न है, शैशव काल का समय है। दोस्तों, वैसे तो विकास की 4 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। शैशवावस्था है जन्म से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था है 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था है 13 से 18 वर्ष तक और प्रौढ़ावस्था है 18 प्लस जो होते हैं वो प्रौढ़ होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे। दोस्तों, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम क्या है। ठीक, इसका उत्तर होगा समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों, जैसे कि हमने शुरू में ही बताया था कि कोहलर समग्रवाद या फिर गेस्टाल्टवाद से संबंधित है जो संपूर्णता पर बल देता है। ठीक, तो कोहलर एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया, जिसे सूझ का सिद्धांत या फिर गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है आकृति को पूर्णता या फिर समग्रता के साथ लेना या फिर प्रस्तुत करना। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, किसने पाठ्य योजना की पंचपदी प्रणाली का प्रतिपादन किया? दोस्तों, कहीं कहीं पे आपको मिलेगा पंचपदी प्रणाली, कहीं कहीं पे लिखा मिलेगा पंचपद प्रणाली। ठीक, तो इसका प्रतिपादन किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक, इन्होंने पाठ्य योजना के 5 चरण बताए थे जिसे 5 पद कहा जाता है। ठीक, प्रत्येक पद महत्वपूर्ण होता है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए एक पद से दूसरे पद में जाना अनिवार्य होता है और इसके द्वारा सीखा हुआ ज्ञान अस्थायी होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी? दोस्तों, वैसे तो कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तथ्य के आधार पर जो है व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, लेकिन ग्रंथियों के आधार पर अगर पूछ ले तो इसका उत्तर होगा कैनन। कैनन ने ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की। क्रेस्टमर ने शारीरिक आकार पर क्रिसकाय, सुडोलकाय, लंबकाय बताया था। कार्ल युंग ने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी बताया था। ठीक, ऐसे ही अगला प्रश्न, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? इसका उत्तर होगा क्रो एवं क्रो। अगला प्रश्न, BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास किसके अनुसार होता है? इसका उत्तर होगा अनुकरण एवं प्रबलन के अनुसार। दोस्तों, BF स्किनर कहते हैं कि बालक समाज में अनुकरण करके सीखता है। ठीक, अगर उसका प्रबलन
अर्थात पुनर्बलन सकारात्मक होगा तो वह उस चीज़ को अपनाएगा और उसका दोहराते हुए आगे बढ़ेगा। अगर नकारात्मक रहेगा तो उस चीज़ को वो छोड़ देगा। अगला प्रश्न, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है। दोस्तों यह प्रश्न पहले भी हमने पढ़ चुका है कि मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकार बताया है मैकडूगल ने, और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण। दोस्तों जैसे हम देखते हैं कि पूरे शहर का कचरा ले जाकर एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है, यानी डंप किया जाता है, ठीक वैसे ही ढेर सारी चीज़ों में किसी एक ही चीज़ पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, ठीक जैसे यहाँ पे डंप किया जाता है वैसे भी यहाँ पे डम्बल है। एक दूसरे से रिलेट कर कर पढ़ेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी। और हमने पहले भी कहा कि परिभाषा को आप एक जगह लिखते हुए चलेंगे तो लास्ट में आपको दोहराने में काफ़ी आसानी होगी। और यूपी टेट में एक दो परिभाषा तो हर साल पूछ ही लेती है, ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? सुजन शास्त्र के पिता के बारे में अगर पूछे तो दोस्तों एक पुस्तक थी हेरेडिटी जीनियस। हेरेडिटी जीनियस में सुजन शास्त्र के बारे में बताया था फ्रांसिस गाल्टन ने। फ्रांसिस गाल्टन की पुस्तक थी हेरेडिटी जीनियस। अगला प्रश्न, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु डॉक्टर जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है हिंदी में? इसका उत्तर होगा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। अगला प्रश्न और आज के सेशन का आखिरी प्रश्न होगा। प्रत्येक सेक्शन में आपको पता होगा कि 30 प्रश्न आते हैं यूपी टेट में, ठीक। तो ये 2022 के यूपी टेट का सीडीपी का आखिरी प्रश्न है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने, वर्मन ने, स्टर्न ने या फिर स्पीयरमैन ने? इसका उत्तर होगा स्पीयरमैन ने। दोस्तों स्पीयरमैन ने पहले द्विकारक सिद्धांत दिया था, फिर बाद में आके ये 3 कारक बताए थे, ठीक। थॉर्नडाइक बहुकारक सिद्धांत और स्टर्न एक कारक सिद्धांत के बारे में बताए थे। दोस्तों 30 प्रश्नों की सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।